हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद कहा जाता है आपको कि अगले शासक है जो कौन बना था। तो मौर्य वंश के है जो आपको प्रमुख शासक में हम लोग देखेंगे कि मौर्य वंश में कौन कौन प्रमुख शासक हुए। तो सबसे पहले कहा जाता है आपको कि मौर्य वंश में सबसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी से 298 बीसी तक शासन किए। इनके दो पुत्र थे, एक था आपको जस्टिन, एक था आपको बिंदुसार। जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को विदेशी विवाह हुआ था हेलेना कार्नेलिया से, उनसे पुत्र हुआ जिनका नाम है आपको जस्टिन। जस्टिन किसका पुत्र था? हेलेना कार्नेलिया। और हेलेना कार्नेलिया से है जो पुत्र हुआ जस्टिन, और बिंदुसार है जो आपको दुर्धरा का पुत्र था। क्लियर है? तो कहा जाता है आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य के जस्टिन बड़ा पुत्र था, बिंदुसार छोटा पुत्र था, लेकिन सबसे योग्य कौन? बिंदुसार। और बिंदुसार है जो शासन किए 298 बीसी से 273 बीसी तक, 298 से 273 बीसी तक। उसके बाद कहा जाता है बिंदुसार के 101 पुत्र है। कहाँ से? तो दिव्यादान ग्रंथ से पता चलता है, दिव्यादान ग्रंथ से। तो दिव्यादान ग्रंथ से पता चलता है आपको कि बिंदुसार के 101 पुत्र, जिनमें सबसे बड़ा सुसीम था, और दूसरा में है जो आपको अशोक, उसके बाद विगत, शोक और अन्य पुत्र मिला के टोटल 101 पुत्र थे। तो कहा जाता है सबसे पहले है जो आपको बिंदुसार की मृत्यु के बाद 273 से 269 4 वर्ष तक सुसीम है जो मगध के सिंहासन पर बैठा रहा। उसके बाद सम्राट अशोक अपने 99 भाइयों को काट करके पटना के आगम कुआं में डाल दिए, और सम्राट अशोक है जो 269 बीसी से 232 बीसी तक शासन किए, जो कि आपको दिव्यादान ग्रंथ से पता चलता है। अशोक है जो कहा जाता है अशोक के कौन कौन पुत्र? तो अशोक के महेंद्र, कुणाल और तीवर। सबसे प्रिय पुत्र कौन था आपको? तीवर। प्रिय पुत्र कहेगा तो तीवर, जो कि कारुवकी का पुत्र था। और कुणाल है जो शासक बना। कहा जाता है कुणाल का नाम है जो आपको कुणाल पड़ा था। नेपाल के तराई क्षेत्र में है जो हिमालय भाग था, वहां पर पक्षी एक पाया जाता था कुणाल नाम का, जिसकी आंखें बहुत सुंदर होता था। और कुणाल के भी आंख काफी सुंदर था बचपन में। इसी चलते सही मंत्रियों ने सम्राट अशोक के आग्रह किया, तो कुणाल का नाम कुणाल पड़ गया था। और कुणाल के पुत्र था आपको वंध्रवालिद, दशरथ और संप्रति, जो कि संप्रति शासन किए 224 से 215 बीसी तक। अब कुणाल 232 से 224 बीसी तक। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद कुणाल है जो आपको राजा बने 232 से 224 बीसी तक, जो कि कुणाल के बाद है जो अगला राजा बने संप्रति 224 से 215 बीसी तक। संप्रति के पुत्र अगला राजा बने सलीसुक 215 से 202 बीसी तक। उसके बाद सलीसुक के बाद है जो आपको देववर्मा 202 से 195 बीसी। देववर्मा के बाद है जो अगला है आपको शतधनुष या शतधनवा है, जो इसी को कहा जाता है 195 बीसी से 187 बीसी। और मौर्य वंश के सबसे अंतिम जो राजा थे वो थे आपको बृहद्रथ 187 से 185 या 84 बीसी तक। क्लियर है तक? जो कि बृहद्रथ मौर्य वंश के सबसे अंतिम शासक थे। मौर्य वंश के सबसे अंतिम शासक कहा जाता है आपको कि बृहद्रथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन सा धर्म के? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और कहा जाता है कि इनका जो सेनापति था बृहद्रथ के सेनापति, उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग है जो किन सेनापति था? बृहद्रथ। कहा जाता है बृहद्रथ के शासनकाल में विदेशी आक्रमण पुनः हो जाता है,
और मगध पर है जो आपको विदेशी आक्रमण हो जाता है अभी यूनान से पुनः। क्लियर है तक? जो कि यूनान से है जो आपको हेमेट्रियस, यूनान के शासक कौन था? हेमेट्रियस, हेमेट्रियस। और हेमेट्रियस ने आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब वाला एरिया पर है जो कब्जा कर लिया। तब है जो कहा जाता है कि मगध के शासक बृहद्रथ थे, मौर्य वंश के, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, और इसके है जो आपको बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश के शासक बृहद्रथ अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे, जो आपको लड़ाई झगड़ा से दूर रहते थे। तभी कहा जाता है आपको कि हेमेट्रियस ने जब आक्रमण किया तो उनसे लड़ने के लिए आपको बृहद्रथ है जो नहीं जा रहे थे। तब है जो सभी सेना और जनता ने मिलकर इनको सपोर्ट किया, पुष्यमित्र शुंग को। और पुष्यमित्र शुंग जो सेनापति थे वो है जो कहा जाता है कि अपनी सेना की सहायता से बृहद्रथ को है जो आपको मार दिए, और बृहद्रथ को है जो मार करके कहा जाता है कि मगध के सिंहासन पर बैठ गए कौन? पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर एक नए वंश का है जो स्थापना किया, जिसका नाम पड़ा शुंग वंश। कौन सा वंश? शुंग वंश, जो कि 185 से लेकर के 73 BC तक शुंग वंश का है जो आपको मगध पर है जो आपको अधिकार रहा, शासन रहा। और पुष्यमित्र शुंग मगध के शासक बनते ही, पुष्यमित्र शुंग मगध के शासक बनते ही पुष्यमित्र शुंग इसने है जो पंजाब में आ रहे हैं जो विदेशी आक्रमण हेमेट्रियस है जो लड़ने गया, और पंजाब में जाकर के कहा जाता है कि हेमेट्रियस को पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद कहा जाता है कि पुनः पंजाब पर अपना अधिकार कर लिए कौन? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग हेमेट्रियस को हराने के बाद कहा जाता है कि आज के उत्तर प्रदेश में एक जगह था जिसका नाम था साकेत, और साकेत का है जो आपको नाम बदल दिए पुष्यमित्र शुंग, और उसका साकेत का नाम वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है। और साकेत का नाम अयोध्या कर दिए, और यहीं पर है जो कहा जाता है कि साकेत में ही, मतलब आज के अयोध्या में ही अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए थे कौन? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कहाँ में किया था? अयोध्या। आज की साकेत है जो पहले नाम से जाना जाता था, आज की अयोध्या। और अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए। इसी कारण से पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है कि ब्राह्मण के वर्ग से जोड़ा जाता है। लेकिन इतिहासकार इसका कहीं स्पष्ट वर्णन नहीं लिखता है कि पुष्यमित्र शुंग कौन सा है जो आपको जाति या वर्ग से था। कहा जाता है आपको हर्षचरित के लेखक वानभट्ट, जो कि स्वयं ब्राह्मण थे, उसने है जो पुष्यमित्र शुंग के बारे में है जो कौन सा जाति के थे ये नहीं आपको बताया गया। क्लियर है तक? तो कहा जाता है आपको कि पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए थे। इस बात की जानकारी है जो कहाँ से मिलता है? तो हर्षचरित का है जो आपको लेखक वानभट्ट से, और धनदेव का है जो आपको अयोध्या का अभिलेख से। धनदेव का अयोध्या के अभिलेख से है जो पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने साकेत में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए थे। इसके बाद आपको पढ़ना है शुंग वंश, और उसके बाद कण्व वंश, जो कि कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव, और फिर हो जाएगा मगध साम्राज्य में है जो आपको पूरा राजवंश खत्म। क्लियर है तक? आगे हम लोग देखते हैं कि अशोक के है जो आपको पिछले वीडियो में बृहत शिलालेख और बृहत स्तंभलेख हम लोग पढ़ लिए थे। इस वीडियो में है जो अशोक के लघु शिलालेख एवं लघु है जो स्तंभलेख के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले आइए देखते हैं बृहत शिलालेख, जो कि आपको बृहत शिलालेख हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लघु शिलालेख, जो कि जिसकी संख्या 13 है। लघु शिलालेख की संख्या कितना है? 13। सबसे पहले है आपको रूपनाथ, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। दूसरा में है गुर्जरा, जो कि मध्य प्रदेश के दतिया जिला में स्थित है। दतिया जिला, तो रूपनाथ जबलपुर, गुर्जरा दतिया जिला। सासाराम, जो कि रोहतास में पड़ता है, बिहार। उसके बाद है भापरू या बैराग,
जो कि जयपुर में है, भाबरू या बैराट। अशोक के सबसे लंबा है जो आपको स्तंभ लेख, तो भाबरू या बैराट स्तंभ लेख। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद कहा जाता है आपको कि मास्की, ये पड़ता है आपको हैदराबाद रायचूर जिला में, रायचूर जिला हैदराबाद, आज के तेलंगाना राज्य, आज के कौन सा राज्य? तेलंगाना राज्य में पड़ता है रायचूर जिला। तो मास्किर रायचूर जिला हैदराबाद तेलंगाना राज्य। ब्रह्मागिरी यह जो आपको मैसूर के चित्रदुर्ग जिला कर्नाटक राज्य में पड़ता है, मैसूर के चित्रदुर्ग जिला कर्नाटक राज्य में। उसके बाद है सिद्धपुर, जो कि ये भी मैसूर के चित्रदुर्ग जिला में ही है और ब्रह्मागिरी से है जो 1 मील पश्चिम में स्थित है। उसके बाद है जटिंग रामेश्वर, ये भी आपको कर्नाटक में ही है, मैसूर के चित्रदुर्ग जिला में, और इससे है जो आपको 3 मील उत्तर एवं पश्चिम में स्थित है। उसके बाद है एरागुड़ी, एरागुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिला में स्थित है, एरागुड़ी। उसके बाद है गोबी मठ, जो कि आपको कोपबल नामक स्थान मैसूर कर्नाटक राज्य में स्थित है, गोबी मठ। उसके बाद है आपको पाली की गुंडू, पाली की गुंडू, ये पड़ता है आपको कोपबल नामक स्थान मैसूर में कर्नाटक में ही, लेकिन उससे 4 मील दूर में, कर्नाटक में ही स्थित है आपको, लेकिन कोपबल स्थान मैसूर से 4 मील दूर। और अगला है आपको राजुल मंडगिरी, ये पड़ता है कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश, कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश। और अगला है आपको अहरौरा, जो कि मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है, मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश में। तो यह अशोक है जो आपको लघु शिलालेख की संख्या 13 है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखेंगे अशोक के है जो आपको लघु स्तंभ लेख, और अशोक के है जो लघु स्तंभ लेख की संख्या कितना है? 5 है, जो कि 6 स्थान से मिले हैं। लघु स्तंभ लेख की संख्या कितना है? 5, जो कि 6 स्थान से मिले, 6 जगह से मिले हैं। पहला है सांची, जो कि मध्य प्रदेश के है जो आपको रामसेन जिला में पड़ता है, विदिशा नामक स्थान में। कहाँ में? विदिशा स्थान। तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में सांची। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद सारनाथ लघु स्तंभ लेख, वाराणसी उत्तर प्रदेश। और सांची और सारनाथ में हम आपको बताए थे कि इसमें 4 सिंह का चित्र उत्कीर्ण किया गया है। 4 सिंह का चित्र, 4 सिंह का चित्र उत्कीर्ण किया गया है सांची में और सारनाथ में। क्लियर यहाँ तक। जो कि 4 सिंह का चित्र है जो आपको सांची और सारनाथ में, 4 सिंह का चित्र सांची एवं सारनाथ के है जो लघु स्तंभ लेख में है जो आपको उत्कीर्ण किया गया है। उसके बाद अगला है आपको लघु स्तंभ लेख कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख, जो कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज के समीप स्थित है। कौशाम्बी का है जो आपको लघु स्तंभ लेख। उसके बाद है रूमनदेही और निगाली सागर, जो कि रूमनदेही और निगाली सागर ये नेपाल में स्थित है, नेपाल के तराई क्षेत्र में। अशोक के सभी अभिलेखों में सबसे है जो छोटा है जो आपको अभिलेख है वो है आपको रूमनदेही है जो आपको लघु स्तंभ लेख। और रूमनदेही लघु स्तंभ लेख सबसे छोटा आपको स्तंभ लेख है सभी अभिलेखों में। किसका? तो सम्राट अशोक का। क्लियर है तक। और रूमनदेही है जो आपको निगाली सागर वर्तमान में नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कहा जाता है कि मौर्य वंश के पतन के कारण क्या रहा। तो मौर्य वंश के पतन के कारण रहा, सबसे पहला कहा जाता है कि सम्राट अशोक के बाद जो भी इस वंश के है जो आपको राजा आए वो है जो उतने शक्तिशाली राजा नहीं हुए, यानी मौर्य वंश में है जो शक्तिशाली राजा का अभाव। दूसरा है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म है जो अपनाए, और उसके बाद जो भी आपको राजा आए बौद्ध धर्म या जैन धर्म के है जो आपको अपना करके चले, ज्यादातर है जो आपको बौद्ध धर्म अपनाए, जिसके कारण अहिंसा के मार्ग पर चलने के कारण इनसे है जो आपको क्षेत्रीय राजा अब उतना नहीं डरते थे। किनके बाद? तो अशोक के है जो बाद।
यानी बौद्ध धर्म के अपनाना एवं अहिंसा के मार्ग पर चलना ही पतन का कारण बना। अगला पतन के कारण है कि ब्राह्मण, तीसरा था ब्राह्मणों द्वारा विरोध किया गया बौद्ध धर्म का, और सम्राट अशोक के बाद जितने भी शासक आए उतना शक्तिशाली नहीं था, इसी चलते ब्राह्मण लोग उसका विरोध करने लगे। सम्राट अशोक जब तक शासन किए तब तक कोई भी नहीं आपको बोलता था। भले ही सम्राट अशोक कलिंग युग के बाद हथियार उठाना छोड़ दिए थे, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि हथियार उठाना छोड़ दिए लेकिन चलाना भूले थे, नहीं। इसी चलते कलिंग युग के बाद जो भी आपको शासक, चाहे भारत का हो या विदेश का हो, कोई भी है जो आपको यहाँ पर हुड़दंग नहीं करता था, बदमाशी नहीं करता था। क्लियर है यहाँ तक? अगला है जो आपको पतन होने का कारण मौर्य वंश में होता है कि राष्ट्रीय चेतना का अभाव। जब तक आचार्य चाणक्य थे तब तक है जो कहा जाता है आपको आचार्य चाणक्य के 3 गो चेला, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक, ये तीनों का है जो आपको किसी तरह से राष्ट्रीय चेतना को लेकर दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन आने वाला जितना भी मौर्य वंशी शासक हुए उन सभी का है जो कोई मार्गदर्शन करने वाले नहीं थे, इसी चलते राष्ट्रीय चेतना के अभाव के कारण मौर्य वंश का पतन की ओर बढ़ते गए। अगला आता है आपको कि विदेशी आक्रमण धीरे धीरे होने लगा। जब आपको सम्राट अशोक शासन नहीं कर रहे थे, उसके बाद जितने भी छोटे छोटे शासक किए, जैसे में कुणाल, संप्रति, सलीस, ये सब के समय में धीरे धीरे विदेशी आक्रमण शुरू हो गए थे। अगला कहा जाता है कि क्षेत्रीय शासकों का है जो आपको दबदबा। क्षेत्रीय जो शासक थे भारत में वो भी अपना है जो अब आगे की ओर पैर बढ़ाने लगा, और मौर्य वंश के है जो आपको ये सब शासक से जो थे ये सबसे है जो डराना बंद कर दिया। अब अगला है जो पॉइंट आता है आंतरिक विद्रोह। आंतरिक विद्रोह हो जाता है कब? जब बृहद्रथ है जो शासन कर रहे थे तब। और आंतरिक विद्रोह होने का कारण था आपको विदेशी आक्रमण, जिसके बाद है जो कहा जाता है पुष्यमित्र शुंग अपना है जो राजा बृहद्रथ को मार करके मौर्य वंश को समाप्त कर दिया और मगध में एक नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना की है। ये सब है जो मौर्य वंश के पतन के प्रमुख कारण रहे। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इसके बाद हम लोग आगे जो पढ़ेंगे मौर्य वंश के प्रशासनिक इकाई, राजनैतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, जो कि अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए।